श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस पत्रिका कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे संपादकीय, साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता जिसका विषय होगा फिजियोथेरापी एक जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नितिन कुमार मिश्र। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एक और भेंट वार्ता जिसका विषय होगा क्या है एआई। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवधेश कुमार। पत्रिका के पहले पृष्ठ पर लीजिए सुनिए संपादकीय। वाचन स्वर आकांक्षा सिंह। आज के समय में रक्षा प्रौद्योगिकी देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। नए विश्व में रक्षा प्रौद्योगिकी ने एक नए युग की शुरुआत की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। नए विश्व में रक्षा प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और स्वायत्त प्रणाली, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रक्षा प्रौद्योगिकी में किया जा रहा है, जो सेना को बेहतर निर्णय लेने और युद्ध के मैदान में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करता है। बात करें ड्रोन और स्वायत्त प्रणाली की और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, तो इनका उपयोग रक्षा प्रौद्योगिकी में किया जा रहा है, जो सेना को बेहतर खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं और युद्ध के मैदान में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करते हैं। नए विश्व में रक्षा प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं? क्यों ये आवश्यक है? सबसे पहली बात, सुरक्षा। रक्षा प्रौद्योगिकी देश की सुरक्षा को बढ़ाती है और देश को संभावित खतरों से बचाती है। वहीं रक्षा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेना की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है और युद्ध के मैदान में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेना को आधुनिक और अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नए विश्व में रक्षा प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो देश की सुरक्षा को बढ़ाती है और सेना को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके रक्षा प्रौद्योगिकी को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा सिंह से संपादकीय। पत्रिका के अगले पृष्ठ पर आइए सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता जिसका विषय है फिजियोथेरापी एक जानकारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नितिन कुमार मिश्र। श्रोताओं, हम अपने शरीर में अक्सर दर्द और कुछ अकड़न या कभी कभी अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके घुटने में दर्द या कमर में दर्द जैसी समस्याएं महसूस करते हैं या उनमें हम देखते हैं। और ऐसे समय में अक्सर हम कोशिश करते हैं कि कोई दवा या कोई नुस्खा लेने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे समय में हमारे मन में यह ख्याल आता है कि क्या कुछ एक्सरसाइज या कोई शारीरिक गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जिसका इससे उपचार हो सके या जो दर्द है वो ठीक हो सके। तो ऐसे में एक विधा के बारे में हमारा ध्यान आता है और वो है फिजियोथेरापी। तो क्या है फिजियोथेरापी और क्या कुछ है इसमें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर नितिन कुमार मिश्रा। आप एक प्रतिष्ठित फिजियोथेरापिस्ट हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि यह जो चिकित्सा पद्धति है फिजियोथेरापी की जी, इसका इतिहास और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं। फिजियोथेरापी को जो है हम लोग फिजिकल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। फिजियोथेरापी द्वारा किए जाने वाला एक स्वास्थ्य सेवा पेशा है। यह हजारों सालों से अस्तित्व में है और वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा पेशा है। फिजियोथेरेपी का प्रारंभिक इतिहास अगर कहें तो इतिहासकारों के प्राप्त कुछ अभिलेखों के अनुसार हजारों साल पहले भारत, चीन और ग्रीस जैसे देशों में जल चिकित्सा, चिकित्सीय संदेश और व्यायाम जैसे भौतिक चिकित्सा उपचारों का उपयोग किया जाता था। लगभग 1000 ईसा पूर्व चीनी लोग शरीर की स्थिति को सही करने और सांस लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कांग फुंग नामक व्यायाम करते थे। लगभग 500 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में यूनानी चिकित्सक हेरोडेटस ने जिम्नास्टिक की कलाओं के नाम से कुछ व्यायामों के बारे में बताया, जिसमें कुश्ती, पैदल चलना और भार उठाना शामिल था। फिर
460 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेटस, एक प्राचीन यूनानी चिकित्सक जिसने प्रारंभिक रूप से चिकित्सा का जनक माना जाता है, शारीरिक शक्ति को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम पर जोर दिया। और उस वर्ष ग्रीस में हेक्टर ने हाइड्रोथेरेपी अर्थात जिसे हम आजकल जल चिकित्सा का नाम से भी जानते हैं, उसका उपयोग किया। इसके अलावा अरस्तु ने भी इसकी सिफारिश की। तेल से मालिश करने से थकान दूर हो सकती है, उस पे भी उन्होंने जोर डाला। फिर लगभग 180 ईसा पूर्व रोमानियों में शारीरिक शक्ति को बेहतर बनाने के लिए जिम्नास्टिक नामक कुछ व्यायाम का अलग से उपयोग किया। दूसरी शताब्दी में चिकित्सक गैलन ने समग्र शक्ति को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक व्यायाम करने के बारे में कुछ सिखाया। फिर 1500-1700 ईस्वी तक व्यायाम को बढ़ावा देकर फिजियोथेरेपी की शुरुआत की गई। फिर 1894 में ग्रेट ब्रिटेन में 4 नर्सेस थीं जिन्होंने एक समूह बनाया और चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपी का गठन किया। इसके बाद 1913 में न्यूजीलैंड में इसी को आगे बढ़ते हुए न्यूजीलैंड के ओटेगो विश्वविद्यालय में फिजियोथेरेपी स्कूल की स्थापना की गई, जो कि पहला फिजियोथेरेपी स्कूल बना। 1914 के दौरान पूर्ण गठन सहायकों के बारे में शिक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने पोलैंड में रीड कॉलेज की स्थापना की, जो कि दूसरा फिजियोथेरेपी कॉलेज बना। 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय अमेरिकी घायल सैनिकों के इलाज के लिए जैडर की मशीनें और हर हैविक्लिंग की जो जिम्नास्टिक टेक्निक्स थी, उनको यूज करके कई सारी जो है अमेरिकन सोल्जर्स को, अमेरिकन सैनिकों को जो है फिजियोथेरेपी के तरीके से उनको ठीक किया गया। और उस समय कहा जाए तो फिजियोथेरेपी को हम लोग जो है मैक्नोथेरेपी के नाम से जानते थे। फिर 1920 में जब पोलियो का प्रकोप बढ़ा, तो उस समय मौजूदा तकनीक इतनी नहीं थी कि हम उस समय फिजियोथेरेपी से पोलियो के मरीजों को बहुत ज्यादा ठीक कर सकते थे। फिर लेकिन अचानक से क्रांति आई और 1921 में फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया, जिससे पोलियो के मरीजों में अचानक से जो मसल्स में दिक्कत हो रही थी, मांसपेशियों में जो दिक्कत हो रही थी, उसको जो है ठीक करने के लिए जो है मशीनें और एक्सरसाइजेस उनको और बताई गई, जिनसे उनको और अच्छे से रिलीफ मिले। वर्तमान में जैसे ही कंप्यूटर का आगमन हुआ 1980 में, उसके बाद कई सारे उपकरण पेश किए गए, जो कि पिछले 2 दशकों के दौरान पीटी के क्षेत्र में, फिजियोथेरेपी के क्षेत्रों में बहुत तेजी से प्रगति हुई है। और जिसमें कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट, इस तरह के कई सारे विभाग भी बन गए हैं और बड़े अच्छे से जो है इस समय शारीरिक स्थितियों में सुधार करने में मदद कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये जो चिकित्सा पद्धति है, तो इस पद्धति में किस तरह की समस्याओं का इलाज होता है और उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। फिजियोथेरेपी में न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस हो गए, जैसे हमारे मरीजों को गठिया हो जाता है, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, पीठ और गर्दन का दर्द हो गया, खेल संबंधित चोटें हो गई जैसे मोच होना, खिंचाव आना, फ्रैक्चर होना, या अन्य खेल संबंधित चोटें से उभरने के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी का यूज करते हैं। इसके साथ साथ टेंडिनोपैथी हो गई, रोटेटर काफ इंजरी हो गई, फ्रोजन शोल्डर हो गया, जिसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, और सामान्य भाषा में हम कंधा जाम होना की समस्या कहते हैं। अच्छा, तो ये जो समस्याएं हैं, इनका इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से कैसे होता है? क्या ऐसा होता है अंदर, आप ऐसा एक्सरसाइज क्या करते हैं, उससे क्या बदलाव होता है जो वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं? इन सब बीमारियों में अधिकतर हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। हम एक्सरसाइज और कुछ तकनीक के द्वारा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के द्वारा हम मरीज के दर्द को पहले कम करते हैं। जब हमारा मरीज का दर्द, क्योंकि जब ऐसी बीमारियां होंगी, गठिया होगा, मांसपेशियों में दर्द होगी, या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कुछ हो रही हैं जैसे स्ट्रोक हो गया, लकवा की समस्या हो गई, तो इनमें क्या होता है कि दर्द होगा और मांसपेशियां कमजोर होने लगेंगी। जब दर्द होगा तो हम अपना हाथ नहीं उठाएंगे, हम स्वाभाविक रूप से जिस गतिविधि को सुचारू रूप से करते हैं वो सुचारू रूप से अपनी गतिविधि नहीं कर पाएंगे, तो हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। तो हमारा पहला मोटिव ये होता है कि हम जो मरीज आया है, हम उसके दर्द को कम करें। जब मरीज का दर्द जब कम होने लगेगा तो उसके हिसाब से फिर हम
उस मरीज की जो मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, उस मांसपेशियों को जो है मजबूत करने के लिए जो है कुछ एक्सरसाइजेस हो गई, कुछ डिफरेंट तरह के कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस आती हैं, कुछ जो है कीगल एक्सरसाइजेस आती हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो एक्सरसाइजेस हैं, कुछ हाइड्रोथेरेपी एक्सरसाइजेस आती हैं। तो इन विभिन्न प्रकार की हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिसके वजह से हमारे मांसपेशियों में स्ट्रेंथ आती है, जिसकी वजह से जो है मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मरीज सुचारू रूप से अपनी गतिविधियों को करने में जो है सक्षम होता है। जी, अच्छा। मान लीजिए कि अगर मुझे दर्द हुआ या चोट लगी, जी जी, तो मैं ये कैसे बताऊं कि मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है या फिर कोई हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, प्रारंभिक तौर पे अगर कहें तो मरीज सबसे पहले वो घरेलू उपचार करना शुरू कर देता है, गूगल पे देख करके कि हमको दर्द हो रहा है, हम थोड़ा सिकाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब उसको आराम नहीं मिल पाता है तो उसको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट को भी अगर लगता है कि जो है नहीं, एक बार ऑर्थोपेडिक से भी कंसल्ट करना है या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है या किसी चेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट करना है, तो हम भी आपको उनके पास रेफर कर सकते हैं। और बहुत से अच्छे ऑर्थोपेडिक्स हैं, बहुत से अच्छे जो है न्यूरोलॉजिस्ट हैं। जैसे अब आप अगर कह लें तो स्ट्रोक की समस्या ले लें, जिसे हम पैरालिसिस भी एक तरह से कहते हैं। तो पैरालिसिस की समस्या में जो है अगर आपको पैरालिसिस हुआ है तो वहां सबसे पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे, आप सबसे पहले जो है हेमरेज हुआ है तो आप न्यूरो फिजिशियन के पास ही जाएंगे। तो इन कंडीशंस में वो कंडीशंस डिपेंड करती है कि किस टाइप की कंडीशन है जिसमें आपको ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना है। अगर आपको गठिया की समस्या है, घुटने में दर्द है, कंधा जाम हो रहा है, तो सबसे पहले आप जो है ऑर्थोपेडिक्स के पास ना जा करके आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी आइए, तो आपका निदान हो जाएगा। और अगर आपको हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, फ्रैक्चर जैसी चीजें हो रही हैं तो वहां आपको कंसल्टेंट के पास जाना होगा पहले, बाद में उसका उपचार फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से होगा। जी, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि अगर जो हमारे श्रोता हैं उनमें से कोई अगर एक करियर के तौर पे फिजियोथेरेपी को लेना चाहता है जी, तो उसकी तैयारी वो कैसे करे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा चंदन जी। आजकल के सभी बच्चों में जो है मेडिकल में जाने की एक जिज्ञासा है। फिजियोथेरेपी उनके लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन है और एक उगता हुआ ऑप्शन है, जिसमें हम मरीज की सेवा करने के साथ साथ मरीज की जो जब ठीक होता है तो उसकी दुआएं भी ले सकते हैं। बच्चों को फिजियोथेरेपी करने के लिए एक नया करिकुलर इस साल से सर्कुलर आया हुआ है NHA के द्वारा, जिसमें यह है कि अगले साल से बैचलर इन फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे आप MBBS के लिए नीट एग्जाम देते हैं, वैसे इस साल से आपको नीट का एग्जाम देना होगा। आप नीट क्वालिफाई करके फिजियोथेरेपी जो पहले 4.5 साल का कोर्स था, 4 साल का कोर्स होता था, हाफ ईयर इंटर्नशिप होती थी, अब उस इंटर्नशिप को और बढ़ा करके 5 साल का कोर्स पूरा कर दिया गया है, जिसमें 4 साल का वो कोर्स होगा और 1 साल का इंटर्नशिप होगा। इस इंटर्नशिप में स्टाइपेंड भी मिलेगा बच्चों को। और भारत में बहुत सारे अच्छे फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बैचलर के साथ साथ आप डिप्लोमा कोर्सेज भी चलते हैं, उन डिप्लोमा कोर्सेज में भी एडमिशन आप ले सकते हैं, जो कि 2 साल के कोर्सेज होते हैं। उन पे भी करके आप फिजियोथेरेपी में जो है एक अच्छा काम कर सकते हैं। बीपीटी करने के बाद आप अगर इसमें चाहते हैं आगे और कैरियर बनाना, तो इसमें 2 साल का MPT भी होता है, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। आप चाहें तो फिजियोथेरेपी में PhD भी कर सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। निसंदेह ये विधा अपने आप में बहुत विस्तृत है और इसका बहुत ही विस्तार है। डॉक्टर नितिन कुमार मिश्रा, आप हमारे स्टूडियो में आए और फिजियोथेरेपी विधा के बारे में इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपी एक जानकारी विषय पर भेंटवार्ता। विशेषज्ञ थे डॉक्टर नितिन कुमार मिश्र। पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर आइए सुनवाते हैं आपको एक और भेंटवार्ता, जिसका विषय है क्या है AI। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार। श्रोताओं, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हम इस दौर में पहुंच चुके हैं जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या कुछ है इसमें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अवधेश कुमार।
आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन जनरल एआई जिसे कहते हैं वो एक्चुअल में है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस जी मीन्स जब भी कोई चीज, कोई मशीन किसी इंसान के द्वारा बनाई जाती है, दैट इज नोन एज ए आर्टिफिशियल। एंड इंटेलिजेंस मीन्स वो कितनी इंटेलिजेंस, ह्यूमन की इंटेलिजेंस यूज कर सके फॉर द पर्पज ऑफ प्रिडिक्टिंग सर्टेन थिंग्स। जी वो कई सारी चीजों को बताने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज कर सके। जस्ट लाइक एक एग्जांपल है, सपोज एक सब्जी वाला ठेला है, उसमें कई तरीके की सब्जियां रखी हुई हैं, और यदि वहां पे आप ह्यूमन को खड़ा किए हुए हैं, कोई भी कैंडिडेट जा रहा है, किसी भी सब्जी के बारे में रेट पूछ रहा है, वहां पे मनुष्य के लिए वो बहुत आसान है बताना, प्रिडिक्ट करना कि ये, यदि वो हैंड गेस्चर से भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, पूछ रहा है कि सब्जी का रेट क्या है, तो एक मनुष्य के लिए वो बहुत आसान है। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम, और इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रोबोटिक्स इफ इट रोबोटिक्स नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड। तो सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम मशीनों को ऐसे ट्रेंड करें कि वह मनुष्य की तरीके से सोच सकें तथा मनुष्य की तरीके से कार्य कर सकें। तो एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जी जो कि ऐसी मशीनों का निर्माण करती है जो ह्यूमन की तरीके से सोच सके तथा ह्यूमन की तरीके से कार्य कर सके। दैट इज एआई। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि आपने कहा कि कई मामले में जो है एक मनुष्य की तरह ही वो व्यवहार करता है, तो जो एआई है वो किस तरह से उन जानकारियों को इकट्ठा करता है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जनरली जब हम एआई टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत तरीके के ट्रेंड मॉडल यूज करता है। यदि हम एआई की बात करें तो एआई की कई सारी सब फील्ड हैं जो अपने अपने तरीके से मशीनों को ट्रेन करती हैं और अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे हम बात करें तो मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो एक पार्ट है जो कि डेटा से ट्रेंड होता है, डेटा और एक्सपीरियंस के थ्रू ट्रेंड होता है, और उसी के बेस पे मीन्स जो ऑलरेडी डेटा है, पास्ट डेटा है, उस डेटा और उसके एक्सपीरियंस से वो मशीन को ट्रेन किया जाता है। एंड देन फ्यूचर में यदि उसे कोई नया डेटा मिलता है तो बेस्ड ऑन अ पास्ट डेटा वो प्रिडिक्ट करता है। अच्छा तो दिस इज वन ऑफ द ब्रांच मशीन लर्निंग। इन अदर ब्रांच की बात करें तो डीप लर्निंग इज अनदर ब्रांच जो कि जस्ट लाइक एज ए ह्यूमन माइंड, वो एक न्यूरल नेटवर्क का जो है यूज करके डेटा को ट्रेन करता है और उसके बेस पे प्रिडिक्शन करता है। मीन्स वहां पे बहुत सारे न्यूरॉन्स यूज होते हैं कि जब हम कोई इनपुट देते हैं, न्यूरॉन्स के कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं। मीन्स 10 न्यूरॉन्स आपने सिलेक्ट किया और 20 न्यूरॉन्स सिलेक्ट किया और 100 न्यूरॉन्स सिलेक्ट किया। देन कई सारी लेयर हैं जिसमें कि न्यूरॉन जिसको हम हर लेयर को न्यूरॉन्स प्रोवाइड करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इस लेयर में इतने हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इस लेयर में इतने हैं। तो बेस्ड ऑन अ मॉडल कि हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी जगहों पे जनरली सिंपल मॉडल की बात करें तो जो है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क मॉडल यूज होता है। एक हम इनपुट देते हैं, देन नंबर ऑफ इनपुट्स फिर फर्स्ट लेयर पे जाता है, वो फर्स्ट लेयर पे कंप्यूटेशन प्रोसेस होता है, न्यूरॉन्स के जरिए, न्यूरॉन्स के वेट्स होते हैं, सम बायस ऐड होता है। देन फिर वो जो भी उसका कंप्यूटेशन है, इफ द नंबर ऑफ लेयर्स आर मोर मींस नेक्स्ट लेयर भी यदि है तो उस लेयर पे जाकर के फिर से फर्दर प्रोसेस होता है। देन अगेन एंड अगेन इफ द नंबर ऑफ लेयर्स आर मोर तो देन अगेन एंड अगेन वो प्रोसेस होगा एंड देन फाइनली जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। तो दिस मीन्स डीप लर्निंग में क्या है, वो डीपेस्ट ट्रेन हो रहा है, डेटा को हम कई सारे लेयर्स के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं। तो दैट जनरेट्स अ बेटर इनपुट एंड इट यूजेज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स जो कि सिंपली लाइक एज ए ह्यूमन न्यूरॉन्स के तरीके से यूज करता है। जैसे हमारे पास क्या ह्यूमन न्यूरॉन्स किस लिए यूज होते हैं, फॉर मूविंग फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे हम लोग क्या है, जैसे हमने कोई कुत्ता आया, कुत्ता हमें काटने के लिए, तो हमारा तुरंत हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। उसमें क्या है कि कोई ना कोई न्यूरॉन्स जो है हमारे माइंड तक जो है इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं। जस्ट लाइक एज ए ह्यूमन ब्रेन वो परफॉर्म करता है डीप लर्निंग मॉडल में। बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल यदि हम बात करें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं जो कि क्या है, आज की डेट में आप चैट जीपीटी का नाम सुन रहे हैं, दैट इज अ मोस्ट पॉपुलर। तो हम करते क्या है कि इसको किसी भी टाइप के यदि हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करेगा, आपको जो है
जनरली उसके बारे में डिटेल्ड जो है डिस्क्रिप्शन देगा। तो क्या है, एक डेटा से ही ट्रेंड है जी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको क्यों बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज मॉडल क्यों नहीं? बिकॉज कि ये जो मॉडल ट्रेंड हुआ है उस बहुत सारे डेटा पे, लार्ज डेटा पे ट्रेंड हुआ है मॉडल, दैट्स व्हाई जनरेट अ आउटपुट दैट ह्यूमन कैन जनरेट। अच्छा जी। यस जी। पहले जो बहुत तरह के सर्च इंजन होते थे, उसमें हम लोग कोई भी हमको जानकारी चाहिए होती थी तो हम लोग सर्च इंजन में सर्च करते थे। आज उसी चीज को अगर हम किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई इंजन है उसमें अगर हम डालें तो उससे हमें कोई डेटा मिलता है। इन दोनों डेटा में क्या अंतर है? ऐसा मतलब एआई ऐसा क्या बना के देता है जो पहले के सर्च इंजन जो देते थे उससे अलग कैसे है ये? यस यस सर, पहले सपोज करिए कि सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है जी। वहां हमें टेक्स्ट बेस्ड डेटा देना पड़ता था। सर्च इंजन ने अपने आप को अपडेट किया, हम सिंपली वॉइस के फॉर्म में भी इनपुट दे सकते हैं, वॉइस के फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं, इमेज के फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं। आज की डेट में जो सर्च इंजन है उसमें इमेज के फॉर्म में भी इनपुट जा रहा है जी। और उसके बेस पे वो सर्च करता है, उसके बेस पे वो सिमिलरिटी मैच करता है। जो भी उसके वेब में कंटेंट जो है उससे वो सिमिलरिटी मैच करेगा और जो रिलीवेंट है उसी ऑर्डर में जैसे जैसे उसकी रिलेवेंसी होगी, मीन्स एक स्कोर फाइंड करता है, देखेगा कि जिसका स्कोर नियरली 100% के आसपास है उस डॉक्यूमेंट को आपको फर्स्ट रिटर्न करता है, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन जी। नाउ जो इस समय टेक्नोलॉजी चल रही है, जो एआई हम लोग यूज कर रहे हैं, तो गूगल सर्च इंजन में क्या है, हम लोग गूगल सर्च इंजन से बोलें कि ओपन माई ईमेल और सेट द अलार्म। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नॉट इन अ सर्च इंजन। ये प्रोसेस सर्च इंजन में नहीं। अब जब हम लोगों ने वर्चुअल असिस्टेंट जो है निर्मित कर लिया है, वर्चुअल असिस्टेंट बना लिया है, वो एआई का यूज करते हैं, वो आपके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर सेंटेंस। आपने जो भी उससे इंफॉर्मेशन मांगी उसका कंटेक्स्ट क्या है, उस कंटेक्स्ट के बेस पे वो जो है आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इसको आप कुछ भी टास्क दे दीजिए, या सिंपली आप टास्क दीजिए मेरा जीमेल ओपन करिए, या पर्टिकुलर मेल ओपन करिए, या ओपन अ विकिपीडिया पेज फॉर दिस इंफॉर्मेशन, और इस टाइप का कोई भी टास्क असाइन करते हैं तो वो सिर्फ वॉइस कमांड से और उस पर्टिकुलर टास्क को कर देता है। जैसे अभी हमने किया कि सिंपली ओपन अ माई जीमेल अकाउंट, तो क्या करेगा, जीमेल ओपन कर देगा। ओपन अ यूट्यूब, तो यूट्यूब ओपन कर देगा। इस टाइप की फैसिलिटी जो है वहां पे हमें टाइप करना पड़ता था जब भी हम यूज करते थे सर्च इंजन, वहां टाइप करते थे, फिर देन जो है उस पर्टिकुलर साइट पे जाते थे, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, मींस टाइम रिक्वायर्ड ज्यादा लगता था। यहाँ पे क्या है, जैसे हमने वॉइस से कहा उसको कि सेट द अलार्म ऑफ 5:30 PM, तो वो क्या करेगा, सिंपली जो है उस टाइम का अलार्म सेट कर देगा। आपको जरूरत नहीं है कहीं पे जाकर के सेट करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, कुल मिलाकर के मशीन जो है उसकी समझदारी और बढ़ गई है। यस। अच्छा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी हमारे पास जो भी डेटा उपलब्ध होती है वो कितना सही होता है? क्या उसके सही का पैमाने बिल्कुल कह सकते हैं कि 100% वो सही है? इसी पे काम हो रहा है। जब भी कोई रिसर्च होता है वहां पे पहला टास्क आता है एक्यूरेसी, कि आपका जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जो भी प्रिडिक्शन हो रहा है, वो कितने % एक्यूरेट है। 99% एक्यूरेट है, 90, इट डिपेंड्स ऑन अ मॉडल टू मॉडल एंड डेटा की एक्यूरेसी क्या होगी। सपोज करिए कि आपने एक डेटा दिया और वो आपका कितना एक्यूरेटली जो है उसको जो है रिटर्न कर रहा है, आउटपुट कितना एक्यूरेटली जनरेट कर रहा है, दिस डिपेंड्स ऑन अ मॉडल कि उसकी ट्रेनिंग कितनी उसको प्रोवाइड की गई, उसको कितने पास्ट डेटा से ट्रेन किया गया है। यदि उसको पास्ट डेटा से ट्रेन नहीं किया गया है, जस्ट लाइक यदि ह्यूमन बीइंग में होता है कि आप यदि कोई भी क्वेश्चन है वो किसी 10th पास या 5th पास स्टूडेंट से पूछिए, या कोई क्वेश्चन है जो पीजी स्टूडेंट से पूछिए, तो उन दोनों की ट्रेनिंग में अंतर है। इसी टाइप से कंप्यूटर में भी जितने डेटा पे वो ट्रेंड होगा उतना ही उसका एक्यूरेट रिस्पॉन्स होगा। तो दिस डिपेंड्स ऑन, दैट्स व्हाई जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं या बेटर एल्गोरिथम की बात करते हैं, व्हाई बी कंटिन्यूअली डेवलप एल्गोरिथम्स, डेली एल्गोरिथम्स अपडेट हो रही हैं। बहुत टाइप्स की एल्गोरिथम्स होती हैं। जनरली हम एल्गोरिथम की बात करें तो एनपी है, एनपी टाइप की मींस कि जो है पी टाइप, एनपी टाइप, हार्ड प्रॉब्लम, कंप्लीट प्रॉब्लम, इस टाइप ये सारी की सारी एल्गोरिथम्स एआई में भी यूज होती हैं। और जनरली ये डिपेंड करता है कि आपकी एल्गोरिथम किस टाइप की है, आपका डेटा आपने किस टाइप से लिया हुआ है। अब सर्चिंग की बात करेंगे, यदि किसी पर्टिकुलर चीज को सर्च कर रहे हैं तो आपका सर्च कितना एफिशिएंट होगा। जैसे हम लोग गूगल का ही यूज करते हैं सर्च करने के लिए, या कोई मॉडल का यूज करते हैं
जस्ट लाइक एज ए वर्चुअल असिस्टेंट मशीन का यूज करते हैं, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज करता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और डेटा से ही ट्रेंड होता रहता है। जस्ट हम बात करें कि गूगल व्हाट्सएप की बात करें या फेसबुक की बात करें या सिंपली जो है जीमेल की बात करें, जब भी हम लोग कोई मेल लिखते हैं या सर्टेन मैसेज लिखते हैं, पोस्ट करते हैं फेसबुक वगैरह पे, फेसबुक पे, तो वहां पे क्या होता है कि देखते हैं कि जैसे ही आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन करने लगता है जी। वो सेंटेंस भी इवन सर्टेन टाइम्स पे सेंटेंस भी कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो भाई बिकॉज एआई इज यूज्ड बिहाइंड दैट जी, एआई यूज हुआ है, इसलिए जो है वो क्या करता है, बेस्ड ऑन अ सर्टेन मॉडल, वो नेक्स्ट वर्ड वो देखेगा कि आपने 2 वर्ड लिखा, तो थर्ड वर्ड जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसके पास एक डेटा है कि वो उस डेटा से ट्रेंड हुआ है कि ये 2 वर्ड आ रहे हैं या ये 3 वर्ड आ रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा वर्ड होगा जनरेट, तो वो एक जनरेट करता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं अडॉप्ट कर। दैट इज अ ह्यूमन, दैट्स व्हाई ह्यूमन इज मोर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, जब ह्यूमन की बात आपने की है तो अगला सवाल उसी से ही संबंधित है। लोगों का ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से बेरोजगारी बढ़ने की संभावना जो है वो ज्यादा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जी। सिंपल सा है कि अभी तक जस्ट आप यदि इसके बहुत कुछ समय बैक जाएं, जब कंप्यूटर आया था तो लोगों का यही कहना था कि कंप्यूटर आने से एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा जी। सेम अभी जो नया फील्ड आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस समय जनरेटिव एआई, एक्सप्लेनेटिव एआई, बहुत सारे टाइप्स का एआई है। इसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट पे इसका असर पड़ेगा। ऑब्वियसली है कि एम्प्लॉयमेंट पे इसका असर थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे नए एम्प्लॉयमेंट का सृजन भी हो रहा है इंडस्ट्री जी। जैसे कि हम बात करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, या डेटा साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, एआई इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे इंडस्ट्री में न्यू बिजनेस प्लान करने में हम एआई से बहुत अच्छी मदद ले सकते हैं। यदि हमें हमारी कास्ट रिड्यूस हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि एआई जो है जॉब को रिप्लेस करेगा। ऑब्वियसली है कि आपको न्यू टाइप की मींस रीसेप कर देगा मार्केट को, इसमें डाउट नहीं, क्योंकि जो ओल्ड ट्रेडिशन के जॉब कर रहे थे दैट इज न्यू सेप्ड मींस न्यू टाइप ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड जी। बिल्कुल। तो देयर इज ए नीड ऑफ इनहेंसिंग आवर स्किल्स। ह्यूमन को जरूरत है इस समय की, उसको बने रहना है फील्ड पे, तो आज की डेट में अपने स्किल को मार्केट के अकॉर्डिंग हमें इनहेंस करना पड़ेगा जी। दैट इज द प्रॉब्लम जी। डॉक्टर अवधेश कुमार, आप हमारे स्टूडियो में आए और एआई से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था क्या है एआई। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अवधेश कुमार। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का आज का अंक। वाचन और संपादन चंदन कुमार सिंह, प्रस्तुति दिलीप यादव की।